सिविक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। चैप्टर का जो नाम है ना, सत्ता की साझेदारी, एग्जैक्टली में इसका मतलब होता क्या है। पॉलिटिक्स का चैप्टर है, सिविक्स का चैप्टर है, लोकतंत्र में ही आपको यह देखने को मिलती है। सत्ता की साझेदारी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि लोकतंत्र क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और अलग अलग स्टोरीज के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं वैष्णवी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी का? आई होप क्या बहुत बढ़िया, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बच्चों आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर लेकर वन शॉट में हाजिर है आपकी प्यारी वैष्णवी मैम। तो भाई बिल्कुल भी देर ना करते हुए आइए बात करते हैं कि आज हम कौन से चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो भैया ये चैप्टर हमारा सिविक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। भाई बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, पॉलिटिक्स का चैप्टर है, सिविक्स का चैप्टर है, तो भैया जाहिर सी बात है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बात करना है कि भैया कि चैप्टर का जो नाम है ना, सत्ता की साझेदारी, एग्जैक्टली में इसका मतलब होता क्या है। तो बेटा सत्ता और उसकी साझेदारी, सत्ता का मतलब क्या बोले तो पावर, क्या मतलब शक्ति, ठीक है, और साझेदारी का मतलब होता है कि इसको बांटना, इसका बंटवारा करना। तो अगर इसको एक वर्ड में मैं बोलूं तो क्या कि सत्ता का बंटवारा करना ही हम इसको क्या समझते हैं, सत्ता की साझेदारी समझते हैं। और ये चीज आपको कहाँ देखने को मिलती है तो लोकतंत्र में ही आपको यह देखने को मिलती है। अगर सत्ता की साझेदारी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है तो हमें यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए कि लोकतंत्र क्या होता है। भैया बहुत ही अपने पिछले क्लासेस से में हम पढ़ते चले आए हैं कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। ठीक है, क्या मतलब होता है बच्चा? जनता का शासन, मतलब कि एक ऐसा शासन जो लोगों के लिए हो, जो लोगों के द्वारा हो और जो लोगों से ही हो, ठीक है, जो लोगों से चलता हो। तो भैया ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल का डेफिनेशन हमने हमेशा से समझी हुई है, ये दिमाग में हमारे जबान पे एकदम रटी हुई है कि अब्राहम लिंकन के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। तो भैया इसी में हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है सत्ता की साझेदारी का। और आप किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हो, चाहे आप डिक्टेटरशिप की बात कर लो, चाहे आप मिलिट्री रूल की बात कर लो, कहीं पर भी आपको सत्ता की साझेदारी होते हुए दिखाई नहीं पड़ती। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ आपको लोकतंत्र में ही देखने को मिलता है। तो भैया आई होप कि आपको चैप्टर का नाम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम लोकतंत्र की बात करेंगे, यहाँ पर हम शक्तियों को साझा करने की बात करेंगे और अलग अलग स्टोरीज के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों इतना ज्यादा जरूरी है और इसके अलग अलग रूप कौन से हो सकते हैं। चलो भाई बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए हम फटाक से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो भैया अब स्टार्ट कर लेते हैं इस प्यारे से चैप्टर को कि इसका नाम है सत्ता की साझेदारी। तो भैया आगे हम इसको क्या पढ़ने वाले हैं, इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं कि लोकतंत्र में कितनी शक्ति विभाजित है। ठीक है, किस तरीके से शक्तियों का विभाजन हो रहा है। ठीक है, अच्छा पावर शेयरिंग क्यों इतना ज्यादा जरूरी है ये भी हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं और क्या होगा अगर पावर शेयरिंग हमने नहीं करी तो। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, अच्छा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ स्टोरीज को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ देशों का हमें विश्लेषण करना पड़ेगा, उस देश में हमें घूम कर आना पड़ेगा और उन दो देशों की यहाँ पर हम स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें से एक है तुम्हारा क्या, बेल्जियम, और दूसरा क्या है, श्रीलंका। तो बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियों को पढ़कर ही हम ये समझ पाएंगे कि क्या सच में लोकतंत्र में सत्ता साझा करना इतना भी जरूरी होता है क्या, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो उसके कैसे परिणाम हमें मिल सकते हैं। तो भैया सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेल्जियम की कहानी से, हम इसकी शुरुआत करते हैं। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा देश है। कहाँ का? यूरोप का। ठीक है, ये हमें एक यूरोप का छोटा सा देश देखने को मिलता है जिसके आसपास कोई भी तुम्हें पानी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, कोई महासागर या सागर आसपास नहीं है। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। मतलब क्या है कि इसके चारों तरफ तुम्हें क्या है, इसके बॉर्डर में अलग अलग देश देखने को मिलते हैं। कोई भी यहाँ पर पानी का आपको संसाधन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। तो इसके चारों तरफ तुम्हें ये देश देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, अच्छा इसकी आबादी क्या है? लगभग 1 करोड़ है, जो हमारे प्यारे भारत देश के राज्य हरियाणा
की आबादी से भी आधा है। समझ सकते हो कि एक देश की आबादी हमारे देश के राज्य से की आबादी से भी आधी है। इतने छोटू से देश के बारे में हमें समझना है और हमें पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इसका मैप हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, सत्ता की साझेदारी समझ रहे हैं, तो हमें इनके जाति समूहों के बारे में समझना पड़ेगा कि कैसी कैसी संस्कृति के लोग, कैसे कैसे समुदाय यहाँ पर रहते हैं, और क्या उन समुदायों में कोई तनाव, कोई टकराव देखने को मिला, या वहाँ पर डायरेक्ट इस साझेदारी कर दी गई, तो क्या कुछ खास हुआ यहाँ पर, वो हम यहाँ पर देखते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक एक करके अच्छे से, ठीक है। ये रहा हमारा मैप, और इसको हम बच्चा दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मान लो हमने इसको कुछ ऐसा हमने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है, कुछ हमने इसको ऐसा डिवाइड कर लिया, या हम इसको थोड़ा बहुत ऐसा डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, जो उत्तर वाला पार्ट है, इसको हम जानते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फ्लेमिश बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्षेत्र है, ये हमारा फ्लेमिश क्षेत्र है, और नीचे वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारा वलोनिया है, ठीक है। इन क्षेत्रों के नाम बच्चा जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एक तुम्हारा फ्लेमिश हो गया, दूसरा क्या हो गया बेटा, वलोनिया। अच्छा, इसमें कैसे कैसे यहाँ पर जाति समूह देखने को मिलते हैं, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लेमिश वाले रीजन में तुम्हें 59% लोग जो हैं वो डच भाषी मिलते हैं, ठीक है। 59% जो लोग हैं बच्चा वो डच भाषी मिलते हैं। वहीं वलोनिया में 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषी मिलते हैं, ठीक है, वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो बाकी बच्चा जो तुम्हारा 1% है वो कौन सी भाषा बोलते हैं, वो जर्मन भाषी लोग हैं, वो जर्मन भाषा बोलते हैं। अच्छा, ये चीज़ तुम्हें देखकर समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं जो डच भाषी लोग हैं उनका प्रभुत्व यहाँ पर देखने को मिल सकता है, कहीं ना कहीं वो अपनी सत्ता यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक छोटू सा ट्विस्ट है। अच्छा, वो ट्विस्ट क्या है, वो ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि एक और यहाँ पर क्षेत्र है ये, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं कि ये कहाँ की, ये बेल्जियम की राजधानी है जिसका नाम क्या है, ब्रसेल्स, ठीक है। ये क्या है, बेल्जियम की राजधानी है जिसका नाम क्या है बच्चा, ब्रसेल्स है। और ब्रसेल्स में तुम्हें 80% जो लोग हैं बच्चा वो फ्रेंच भाषी मिलेंगे, और वहीं 20% जो लोग हैं वो डच भाषी मिलेंगे। अब तुम देख सकते हो कि जो मेजॉरिटी में था पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में, पूरे बेल्जियम में मेजॉरिटी में कौन है, यहाँ पर डच हैं, लेकिन वही डच आपको कहाँ, उसकी राजधानी में कहाँ मिल रहे हैं, माइनॉरिटी में मिल रहे हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा क्या है, उथल पुथल वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है। अब जाहिर सी बात है कि फ्रेंच वाले भी अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, डच वाले भी अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब है कि तनाव तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, तनाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। डन, देखो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। 59% क्या है, डच भाषी हैं फ्लेमिश में, वलोनिया में 40% कौन है, फ्रांसीसी हैं, फ्रेंच भाषा वाले हैं, ब्रसेल्स में 80% फ्रेंच भाषी हैं और 20% डच भाषी हैं, और 1% जो है वो जर्मन भाषी हैं। वही चीज मैंने आपको मैप में बता दी है जो यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर बना हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, और इसमें क्या बताया गया है, हमें यह पता है कि अब क्या है, तनाव देखने को मिलेगा कि अल्पसंख्यक जो फ्रांसीसी बोलने वाला समुदाय है वो अपेक्षाकृत क्या है, समृद्ध और शक्तिशाली था। मतलब क्या है कि वो डच वालों से भले ही वो लोग माइनॉरिटी में थे, अल्पसंख्यक थे, लेकिन वो थोड़े से क्या है, समृद्ध भी थे और शक्तिशाली भी थे, ठीक है। और जो डच बोलने वाला समुदाय था उसे बहुत बाद में क्या है, आर्थिक विकास का फायदा मिला। मतलब कि डच भाषी लोगों का विकास क्या है, थोड़ा देर बाद में शुरू हुआ, ठीक है। और ब्रसेल्स में क्या है, तो कि दोनों समुदायों के बीच क्या है, अधिक हमें तनाव देखने को मिल रहा। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर तनाव तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और इस तनाव को दूर करने के लिए यहाँ की सरकार ने भी बहुत सारे कदम उठाए। अच्छा, उन कदमों में बहुत सारे कदम ये थे कि जब यहाँ पर तनाव बढ़ा, अच्छा कब से कब तक तनाव बढ़ा ये भी बताने वाली चीज़ है भाई, ठीक है, हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो भैया सिंपल सा इधर देख लो कि डच बोलने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनकी देश में तो बहुमत का था, लेकिन राजधानी में वो क्या थे बच्चे, अल्पसंख्यक, तो ये हमें पता है, ठीक है। 1950 से लेकर 1960 के बीच में हमें जो है बहुत ज़्यादा इन जाति समूहों के बीच में क्या मिला,
बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको तनाव देखने को मिला, टकराव देखने को मिला, और इन्हीं टकरावों को दूर करने के लिए यहाँ की सरकार ने अपने देश के संविधान में 4 बार संशोधन किया। ठीक है, क्या हुआ बच्चा, 4 बार यहाँ पर संशोधन किया गया 1970 से लेकर 1993 तक। ठीक है, 1970 से लेकर 1993 तक यहाँ पर संविधान में 4 बार संशोधन किया गया, और लास्ट में जो है एक यहाँ पर जो 1993 में संशोधन होता है, तो यहाँ पर एक आपको एक नया मॉडल देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, बेल्जियन मॉडल। ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चा, इसका नाम है बेल्जियन मॉडल। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इसी बेल्जियन मॉडल की वजह से आज भी क्या है, पूरा का पूरा बेल्जियम जो देश है वो आज भी आबाद है, आज भी खुशहाल है। तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिला, इसमें आपको मेन 4 प्रावधान देखने को मिलते हैं। बेल्जियन मॉडल में आपको मेन 4 प्रावधान देखने को मिलते हैं, जैसे कि डच और फ्रांसीसी बोलने वाले मंत्रियों की संख्या जो है वो केंद्र सरकार में समान कर दी गई, कि जो डच भाषी के प्रतिनिधि हैं और जो फ्रेंच भाषी के प्रतिनिधि हैं वो आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये यहाँ पर कर दिया गया, ये हुआ पहला प्रावधान। दूसरा ये रखा गया कि जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेगी, वो स्वतंत्र रहेगी। ये इनका दूसरा प्रावधान रखा गया था। तीसरा बोला गया था कि जो ब्रसेल्स में एक अलग सा यहाँ पर उथापथल मची हुई है, उसको भी सही करने के लिए फ्रेंच भाषी और डच भाषी प्रतिनिधियों की संख्या यहाँ पर भी बराबर ही रखी गई। और लास्ट में क्या है, एक सामुदायिक सरकार का भी यहाँ पर गठन किया गया, जैसे कि फ्रेंच समुदाय है, डच समुदाय है, और तुम्हारा क्या था बेटा लास्ट में एक फ्रेंच समुदाय भी। तो ये सारे समुदाय अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी शिक्षा के लिए अपने फैसले खुद से ले सकें, खुद से कानून बना सकें, इसके लिए क्या है, सामुदायिक सरकार का भी गठन यहाँ पर किया गया था। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जैसे कि यहाँ पर बेल्जियम ने बेल्जियन मॉडल लाया, जिसकी वजह से आज भी क्या है, ब्रसेल्स या हमारा जो बेल्जियम है बहुत ही ज़्यादा खुशहाल है, बहुत खुश है। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है बच्चा कि कहीं ना कहीं सत्ता की साझेदारी करना, शक्तियों को बांटना एक अच्छा काम हो सकता है, एक अच्छा फैसला हो सकता है, एक अच्छा तरीका हो सकता है तनाव को दूर करने का। ठीक है, किसी भी टकराव को कम करने का, संघर्ष को कम करने का। तो इस कहानी से तो हमको ये चीज़ समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं सत्ता की साझेदारी करना ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, महत्वपूर्ण नोट क्या है कि फ्रांसीसी बोलने वाले लोग क्या हैं, ब्रसेल्स में समान प्रतिनिधित्व स्वीकार करते हैं, क्योंकि डच बोलने वाले समुदाय ने केंद्र सरकार में समान प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया। मतलब क्या है, दोनों ने क्या है, अपनी अपनी जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। जैसे कि पूरे बेल्जियम में डच वाले मेजॉरिटी में थे, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया केंद्र सरकार में। वहीं ब्रसेल्स में फ्रेंच वाले मेजॉरिटी में थे और उन्होंने वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके एक सही फैसला लिया और देश उनका खुशहाल है। तो इससे हमको समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं सत्ता की साझेदारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम एक दूसरी स्टोरी मतलब पढ़ते हैं, समझते हैं, किसकी, श्रीलंका की, कि श्रीलंका में क्या हुआ। क्या श्रीलंका में भी सत्ता की साझेदारी हुई? क्या श्रीलंका भी आज भी खुशहाल है? भाई बिल्कुल देखने की ज़रूरत है। ये तो तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर एक द्वीप राष्ट्र देखने को मिलता है। इसको हम जो है, इसको हम बोलते हैं क्या, कि टीयर ऑफ इंडिया है ये। ठीक है, भारत का आंसू। ठीक है, उसका शेप ही कुछ ऐसा है, ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ शेप है आंसू के तरीके। तो टीयर ऑफ इंडिया भी हम इसको बोलते हैं। और इसकी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो हरियाणा के रूप में क्या है, लगभग 2 करोड़ की इसकी जनसंख्या, मतलब हरियाणा के बराबर ही इसकी जनसंख्या आपको देखने को मिलती है। और इसकी राजधानी आपको कोलंबो देखने को मिलेगी। ठीक है, डन। और कोई इश्यू इसमें बेटा, सब कुछ डन है। चलो, तो ये चीज़ मैंने बता दी। एक और इसकी राजधानी भी आपको यहीं पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये आपका काम है कि इसकी दूसरी राजधानी कौन सी है ये आपको जानना है। तो ये आपका हो गया होमवर्क। पर चलो भैया, होमवर्क देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जब होमवर्क मिलता है तो आप जो है उसको रिसर्च करने की कोशिश करोगे, आप पढ़ने की कोशिश करोगे, हाँ भैया ऐसा भी कुछ होता है, तो आप दोबारा से स्टोरी को आप समझने की भी कोशिश करोगे। अच्छा, अब इसके मैप से भी हम देखकर समझ लेते हैं कि मैं यहाँ पर आपको क्या बताने जा रही थी। इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस मैप को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला पार्ट हुआ, देखो। ठीक है, ये रहा, इसको हम कुछ ऐसा डिवाइड करते हैं। ये जो हमारा उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये जो हमारा उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर बच्चा तमिल है। ठीक है, यहाँ पर
तमिल है और कितना है, तमिल यहाँ पर 18% है। ठीक है, तमिल यहाँ पर कितने हैं, 18% आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको सिन्हली भाषा बोलने वाले लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिन्हली भाषा बोलने वाले लोग देखने को मिलते हैं जो कि 74% है। भाई साहब, यहाँ तो देख कर ही समझ में आ रहा है कि पक्का सिन्हली वाले अपना प्रभुत्व जमा लेंगे, क्योंकि भाई इतने ज्यादा हैं, है ना, इतने ज्यादा है कि ये तो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहेंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा है हमको इतना देख के। ठीक है, अच्छा, जो सिन्हली भाषा वाले लोग हैं, ठीक है, ये ज्यादातर कहाँ है भैया, ये ज्यादातर बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर बच्चा बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से। और हम जब तमिल्स की बात करते हैं तो इसमें आपको हिंदूज भी मिलेंगे और मुस्लिम्स भी मिलेंगे साथ में। ठीक है, हिंदू प्लस मुस्लिम आपको दोनों यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और यहाँ पर लोग देखने को मिलेंगे, 7% लोग आपको यहाँ पर ईसाई देखने को मिलते हैं। ठीक है, 7% लोग आपको यहाँ पर ईसाई देखने को मिलते हैं। तो ये हमने जाति समूह की बात कर ली, किसकी, श्रीलंका की। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, वो ये कि तमिल्स को और भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हम बात करते हैं 13% तमिल की, दूसरा हम बात करते हैं 5% तमिल की। तो जो 13% तमिल्स हैं वो श्रीलंकन तमिल्स हैं। ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स हैं। बाकी जो 5% तमिल्स हैं ये भारतीय तमिल्स हैं। ठीक है, ये भारतीय तमिल्स हैं। इतना क्लियर हुआ? एनी डाउट? ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो हमने यहाँ पर श्रीलंका के जाति समूह की बात कर ली। ठीक है, श्रीलंका के जाति समूह की बात कर ली, और ये साफ साफ देखकर हमको समझ में आ रहा है कि 74% यहाँ पर सिन्हली भाषा वाले लोग हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये अपना प्रभाव जमाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमें पता है कि 1948 में स्वतंत्रता मिली थी, किसको, श्रीलंका को। भाई श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में, और 1956 में जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुसंख्यकवाद का कॉन्सेप्ट। ठीक है, 1956 में आपको ये बहुसंख्यकवाद का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। सिन्हल समुदाय के नेता अपने बहुमत के आधार पर क्या है, सरकार पर प्रभुत्व को सुरक्षित करने के लिए कुछ निर्णय लेते हैं, और उन्हीं निर्णयों में सबसे इम्पोर्टेंट निर्णय होता है बहुसंख्यकवाद का। मतलब बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है कि जब भी मेजॉरिटी समुदाय अपने मनमाने तरीके से शासन करने लगे, बिना ये सोचे कि अल्पसंख्यक समुदायों का क्या होगा, उनके हितों का क्या होगा, बहुसंख्यक समुदाय सिर्फ अपने तरीके से शासन करने लगे, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, बहुसंख्यकवाद बोलते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आपको 1956 में देखने को मिलता है। और यहीं पर आपको जो सिन्हली भाषा है ना, जो सिन्हली भाषा है, इसे एकमात्र आधिकारिक भाषा बना दिया जाता है। ठीक है, इसे एकमात्र आधिकारिक भाषा बना दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज अपने दिमाग में बिठा के रखना एकदम। ठीक है, एकदम अपने दिमाग में इसको बिठाकर रखना। ठीक है, अच्छा, श्रीलंकाई सरकार ने सिन्हली के पक्षधर कैसे किए, मतलब किस तरीके से यहाँ पर सिन्हली का ही उन्होंने पक्ष लिया, किस प्रकार से। हमने अभी जस्ट आपको बताया कि 1956 में एक अधिनियम पास किया गया था जिसमें सिन्हली भाषा को एकमात्र आधिकारिक भाषा बना दिया गया। ठीक है, उसे पारित किया गया। इस प्रकार तमिल की अवहेलना हुई, बिल्कुल अवहेलना हुई। भाई तमिल्स को लगा ना कि भाई भाषा तो हमारी भी है, तो सिर्फ एक ही भाषा को क्यों आधिकारिक भाषा बनाया गया, हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया गया। तो ये यहाँ पर इनको भाई गलत लगा, बिल्कुल गलत लगा। और सरकार ने अधिमान्य नीतियों का पालन किया। जो विश्वविद्यालय के पदों और गैर सरकारी नौकरियों के लिए सिन्हली आवेदकों के पक्षधर थी। यहाँ पर इस तरीके का क्राइटेरिया ला दिया गया कि भैया कहीं पर एडमिशन दिया जा रहा है, कहीं पर जॉब दी जा रही है, तो प्रायोरिटी किसको रखी गई, सिन्हली भाषी समुदायों को ही प्रायोरिटी दी गई, उन्हें ही आगे रखा गया। और फिर से यहाँ पर तमिल्स की अवहेलना देखने को मिलती है। एक नए संविधान ने निर्धारित किया कि क्या है, राज्य जो है बौद्ध धर्म की रक्षा कौन करेगा, राज्य करेगा। अब तुम समझ लो कि बौद्ध धर्म को भी आगे बढ़ाने का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी राज्य को सौंप दी। ठीक है, सिन्हली भाषा को एकमात्र जो है आधिकारिक भाषा बना दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तमिल्स की बहुत ज्यादा क्या है, अवहेलना हो रही थी, और इसकी वजह से आपको क्या है, अलगाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तमिल्स और सिन्हली के बीच में आपको अलगाव देखने को मिलेगा। और हमने महसूस किया है कि संविधान और सरकार की नीतियों ने उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया,
और उनके खिलाफ क्या है, भेदभाव किया गया। ठीक है, उन्हें नौकरियों में पीछे रखा गया, उन्हें जो है एडमिशन्स में पीछे रखा गया, उन्हें हर चीज में क्या है, पीछे रखा गया और कहीं ना कहीं सिंहली समुदायों को आगे रखा गया। और ये बात तमिल्स को बहुत ज़्यादा क्या है, अखर रही थी, बहुत ज़्यादा उन्हें खराब लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर भेदभाव देखने को मिल रहा था। और इसी वजह से इन समुदायों के बीच क्या है, समय के साथ साथ इनके संबंधों में बहुत ज़्यादा क्या है, तनाव और टकराव देखने को मिला। ठीक है, अब क्या हुआ कि श्रीलंका सरकार के खिलाफ तमिल वक्ताओं द्वारा क्या कदम उठाए गए थे। मतलब क्या कि अब जब तमिल्स को समझ में आ रहा है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है, तो इन्होंने क्या किया। ठीक है, इन्होंने भी तो कुछ ना कुछ कदम उठाए रहे होंगे, तो इन्होंने क्या क्या किया। तो श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक दलों का शुभारंभ किया। यहाँ पर क्या है, नए नए राजनीतिक दल बनाए गए और उसमें से एक दल था LTTE। अब ये भी आपका होमवर्क है कि आप इसके बारे में जानो कि ये कैसा मतलब कैसा ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल ईलाम इसका नाम था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वे एक आधिकारिक भाषा के रूप में तमिलों की मान्यता के लिए भी लड़ रहे थे कि ये भी उनको, ये उनकी डिमांड थी कि तमिल को भी आधिकारिक भाषा बनाया जाए। ठीक है, और 1980 के दशक में कई राजनीतिक संगठनों का जो है गठन श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी भाग में हुआ। उत्तर और पूर्वी भाग में क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि वहीं पर तमिल्स की जनसंख्या आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहीं पर एक स्वतंत्र तमिल ईलाम की यहाँ पर मांग की गई कि जो भी उत्तर पूर्वी वाला राज्य है उसे एक तमिल ईलाम बना दिया जाए। ईलाम का मतलब होता है बच्चा राज्य। ये डिमांड रखी गई कि उत्तर पूर्वी वाले राज्यों को क्या है, तमिल ईलाम बना दिया जाए। और जल्द ही यहाँ पर इसकी वजह से आपको गृह युद्ध भी देखने को मिला, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा तनाव होगा, इतना ज़्यादा टकराव होगा, इतना संघर्ष होगा, तो जाहिर सी बात है लड़ाई झगड़ा होगा। और लड़ाई झगड़ा एक दिन होते होते गृह युद्ध का यहाँ पर इसने रूप ले लिया। ये गृह युद्ध तुम्हें 1983 से लेकर 2009 तक देखने को मिलेगा। ठीक है, 2009 में जाकर यह इस गृह युद्ध की समाप्ति होती है। ठीक है, क्लियर है। अब ये तुम्हारा उसका सिंबल है, LTTE का सिंबल है। ये आपका होमवर्क है कि आप इसके बारे में जानो कि ये क्या होता है। अच्छा, गृह युद्ध का परिणाम क्या होता है भैया, भाई सिंपल से बात है कि हजारों लोग मारे जाएंगे, इतनी लड़ाई होगी, इतना संघर्ष होगा, तो लोग तो मारे जाएंगे ही। और कई परिवारों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और कई और क्या है, अधिक आजीविका जो है कई लोगों ने अपनी खो दी। भाई लोगों को देश छोड़कर जाना पड़ा, लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, लोगों को क्या है अपना सब कुछ गंवाना पड़ा इसी की वजह से। ठीक है, सिविल युद्ध ने देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के लिए एक भयानक झटका दिया। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक खराबी हुई इसी गृह युद्ध की वजह से। ठीक है, इसी गृह युद्ध की वजह से। और ये 2009 में जाकर ये गृह युद्ध क्या है, समाप्त होता है। क्लियर, गृह युद्ध समाप्त होता है। अच्छा, पावर शेयरिंग क्यों वांछनीय है। देखो अभी भी इस लड़की को समझ में नहीं आ रहा, अभी भी इस लड़की को समझ में नहीं आ रहा कि भैया पावर शेयरिंग क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। भाई दो दो कहानी हमने पढ़ के समझ ली है, फिर भी कोई बात नहीं, फिर से हम इसे समझाते हैं। दो यहाँ पर जो है रीज़न दिए गए हैं। एक हम बोलते हैं विवेकपूर्ण कारण। ठीक है, एक विवेकपूर्ण कारण था। अच्छा, विवेकपूर्ण कारण में क्या बोला गया कि इसी की वजह से क्या है, संघर्ष की संभावना कम होती है। ठीक है, इसी अगर हम सत्ता की साझेदारी करते हैं तो कहीं ना कहीं संघर्ष कम होता है, कहीं ना कहीं तनाव कम होता है, टकराव कम होता है। एक क्या है, यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। और क्या है, तुम्हें पता है कि अगर बहुसंख्यक अत्याचार करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं बल्कि खुद बहुसंख्यक समुदायों के लिए भी घातक साबित होता है। तो ये हम बोलते हैं कि ये विवेकपूर्ण एक कारण है। दूसरा हमारा कारण होता है कि एक नैतिक कारण। ठीक है, अच्छा, नैतिक कारण का मतलब क्या होता है कि हमें पता है कि जिसके लिए फैसला किया जा रहा है सत्ता में, जिसके लिए भी फैसला किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो इस फैसले में उसकी भागीदारी है। तो ये बात हमको यहाँ से पता चलती है, क्योंकि पावर शेयरिंग क्या है बच्चा, लोकतंत्र की आत्मा है। लोगों की यहाँ पर पूरी भागीदारी देखने को मिलती है और इसीलिए हम कहते हैं कि पावर शेयरिंग वाई सत्ता की साझेदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसके रूपों की बात करें तो इसके हम रूपों की बात करें तो 4 प्रकार के रूप आपको देखने को मिलेंगे। 4 प्रकार के कौन कौन से। पहला हम बात करते हैं विभिन्न अंगों के बीच में। ठीक है, विभिन्न अंगों के बीच में मतलब क्या है, एक प्रॉपर समतल पर आपको देखने को मिलेगा, एक विधायिका मिलेगी, एक कार्यपालिका मिलेगी और लास्ट में एक न्यायपालिका मिलेगी। तो ये इस तरीके पावर शेयरिंग हो रही है अंगों के बीच में।
हैं। ये रही हमारी प्यारी विधायिका, ये रही हमारी जो है कार्यपालिका, और ये रही हमारी क्या, न्यायपालिका, हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा हाँ देखो अंगों का यहाँ पर नाम मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। एक अंग क्या है, दूसरे अंगों की जांच करता है, और इसीलिए हम इसको जो है नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली बोलते हैं। बोले तो चेक एंड बैलेंस की प्रणाली भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसे हम चेक और बैलेंस की प्रणाली भी बोलते हैं, ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्तरों पर, विभिन्न स्तरों पर भी क्या है, शक्तियों को साझा किया जाता है, जैसे कि केंद्र स्तर हो गया, राज्य स्तर हो गया, और तीसरा स्थानीय स्तर हो गया। ठीक है, क्लियर। अब क्या है, एक संघीय सरकार की शक्तियों को पूरे देश और सरकार के लिए प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर एक सामान्य सरकार के बीच शक्ति साझा की जाती है। मतलब ये मैंने बताया हुआ है, अभी जो स्तरों के बीच में हम इस तरीके डिवाइड करते हैं ना, इसको एक वर्ड में संघीय सरकार भी बोलते हैं, बोले तो फेडरलिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चा, फेडरलिज्म भी बोलते हैं, जिसमें आपको 2 या 2 से ज्यादा स्तरों की सरकार देखने को मिलती है, यही यहाँ पर बताया गया है। तीसरा है हमारा सामाजिक समूहों के बीच में। ठीक है, बहुत सारे सामाजिक समूह होते हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियन हो गए, शिक्षकों का समूह है, स्टूडेंट्स का समूह है, व्यापारियों का समूह है, ठीक है, उद्योगपतियों का समूह है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, धरना प्रदर्शन करके, डेमोन्स्ट्रेशन करके, हड़ताल करके अपनी भागीदारी दिखाते हैं, अपनी सहभागिता दिखाते हैं कि वो भी यहाँ पर हर पॉलिटिकल डिसीजन का हिस्सा है, और वो उसे इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखो जैसे इसका उदाहरण है क्या, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार। क्लियर हो गया। अब क्या है, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए भारत में क्या है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र भी देखने को मिलता है। जैसे हमें पता है कि स्थानीय गवर्नमेंट में आपको 1/3 का रिजर्वेशन जो है महिलाओं के लिए देखने को मिलता है। बाकी क्या है, इस पद्धति का उपयोग अल्पसंख्यक समुदायों को सत्ता में एक उचित हिस्सा देने के लिए भी किया जाता है। भाई भागीदारी देंगे, कहीं ना कहीं आरक्षण देंगे, कहीं ना कहीं रिजर्वेशन देंगे, सबको मौका देंगे, तभी ना सबकी भागीदारी होगी। क्योंकि अगर हमने ऐसा कुछ नहीं किया तो खाली ऊपर ऊपर के लोगों की भागीदारी होगी, बाकी जो नीचे के लोग बच जाएंगे, जो एक तरीके से जो मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी का, वो अगर रह गया तो फिर हम क्या ही करेंगे, है ना। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट हमारा क्या है, विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच क्या है, शक्ति साझा करना। देखो राजनीतिक दलों के बीच में भी शक्ति साझा होती है। मान लो कि किसी सरकार को, मान लो किसी पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिल रही है, तो उसने क्या किया, बाकी पार्टियों के साथ वोट शेयर किया और साथ में गठबंधन की सरकार बना ली। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं कि पार्टियों के बीच में जो कॉम्पिटिशन होता है, जो प्रतिस्पर्धा होती है, तो इससे ये पता चलता है कि शक्ति किसी एक के हाथ में नहीं है, बल्कि सभी के हाथ में है। ठीक है, और अगर कोई भी पार्टी भाई सरकार बना के काम नहीं करती है, तो लोग 5 साल बाद उसे हटा देते हैं। तो शक्ति का स्रोत कहीं ना कहीं भाई हमारे सिटीजन्स हैं, हमारी जनता है। ठीक है, हमारे लोग हैं। क्लियर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बाकी आप देख सकते हो पूरा अलायंस है। ठीक है, तो भाई ये हमारा प्यारा चैप्टर था, शक्ति की साझेदारी है, सत्ता की साझेदारी। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है, जस्ट ड्रॉप इट इनटू द कमेंट बॉक्स। देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट बहुत ही प्यारे से इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बढ़िया बढ़िया नंबर लाते रहो। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।